आज हम बात कर रहे हैं वीज़ा के बारे में। जब भी आपका कस्टमर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करता है तो उसको वीज़ा चाहिए जाने के लिए, और वीज़ा के बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीज़ा क्या है। वीज़ा एक परमिशन है जो दूसरी कंट्री आपको देती है कि आप उनकी कंट्री में आके विज़िट कर सकते हो, और ये परमिशन कई तरीके से आपको मिल सकती है। इसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पासपोर्ट के आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि आपको अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो इंडियन गवर्नमेंट आपको एक पासपोर्ट बना के देती है, एक तरह से डॉक्यूमेंट जो आप लेके बाहर जाते हो। और जो वीज़ा है वो कई बार तो इंडिया के अंदर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है, उस ऑफिस को वो बोलते हैं एम्बेसीज या कॉन्सुलेट। वहाँ जाके आप अगर रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे आपकी कंट्री में आना है तो वो आपके पासपोर्ट पे आपको एक परमिशन बना के देते हैं, एक स्टिकर टाइप, जिसको बोलते हैं वीज़ा। अब वीज़ा लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे आपको भी आइडिया है कि पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, और हर एक कंट्री का वीज़ा लेने के लिए अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग सिस्टम बना रखा उन्होंने। तो हम आपको भी गाइड करेंगे कि ये वीज़ा के लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी, बेसिक चीज़ें। डिटेल में आपको हर एक कंट्री का वीज़ा अगर डिटेल में जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं वीज़ा कितने तरह का होता है। तो नॉर्मली वीज़ा के टाइप्स हैं, वो हैं स्टिकर वीज़ा, ई वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल। ये 3 मेजर वीज़ाज हैं जो आपको मिलते हैं किसी कंट्री में जाने के लिए। वीज़ा ऑन अराइवल में भी आगे 2 पार्ट होते हैं, एक वीज़ा ऑन अराइवल, एक अराइवल परमिशन। तो ये 2 अलग अलग तरीके से आपको मिलता है। अब अगर हम पहले बात करें स्टिकर वीज़ा, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये स्टिकर वीज़ा है। स्टिकर वीज़ा वो वीज़ा होता है जो आपके पासपोर्ट के अंदर इंडिया में ही आपको जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री की एम्बेसी या उस कंट्री का ऑफिस आपको लगा के देता है पासपोर्ट के अंदर। और इसके लिए आपको कुछ पेपर उनको प्रोवाइड करने हैं, एप्लीकेशंस एंड अदर पेपर्स उनको देने हैं। तो जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो ऐसे स्टिकर आपके पासपोर्ट के अंदर वो लगा के देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक स्टिकर लगा हुआ है, ये यूनाइटेड किंगडम यूके का वीज़ा है। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये क्या है। यहाँ पे ऊपर लिखा रहता है नॉर्मली, जैसे इन्होंने लिखा है यूनाइटेड किंगडम यूके का वीज़ा फ्रॉम। फ्रॉम मतलब ये किस डेट से वैलिड है, मतलब आपका किस डेट से ये वीज़ा शुरू हो जाएगा और ये किस डेट को ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे यहाँ बताया गया कि 7/8/2013 से 7/2/2014 तक ये वीज़ा है। मीन्स करीब करीब ये 6 महीने का वीज़ा है, 8वें महीने से लेके सेकेंड मंथ तक, तो 6 महीने का वीज़ा है ये वीज़ा की वैलिडिटी है। दूसरा आ जाता है कि वीज़ा टाइप सी। तो ये टाइप जो है एम्बेसी ने अपनी तरफ से आपको प्रिंट करके दिया है। ये टाइप उनकी अपनी कोड लैंग्वेज कह लो या उनकी अपनी कैटेगरी कह लो, या जो भी उनका अपना सिस्टम है यहाँ जो वो लिखना चाहते हैं, ये उस तरीके से लिखते हैं। जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था, फॉर एग्जांपल आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था, तो उनकी कोडिंग है टूरिस्ट को वो सी लिखते हैं, तो यहाँ उन्होंने सी लिख दिया। आगे लिखा गया है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यहाँ लिखा है 180 डेज। तो ये क्लियर हो गया, जैसे अभी हमने देखा था ऊपर 6 महीने, तो 180 डेज 6 महीने बनते हैं। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप 180 दिन के लिए जा सकते हो वहाँ पे। इशूड इन, तो यहाँ पे हाइड किया हुआ है। तो इशूड इन का मतलब होता है आप इशू कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली या बॉम्बे से इशू हुआ है।
ऑन, ये इशू कब हुआ है, ये 8/8/2013 को इशू हुआ है। नंबर ऑफ पासपोर्ट, तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट का नंबर लिखते हैं एम्बेसी वाले, जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर होगा। सरनेम, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। रिमार्क्स, सी विजिट, तो रिमार्क्स ये एम्बेसी का अगेन एक अपनी मार्किंग है। एम्बेसी यहाँ कुछ भी लिख सकती है अपने हिसाब से, ये उनके अपने रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी आती है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंडिया। अब आ जाते हैं कि इसको थोड़ा और समझें हम। 180 डेज के लिए वीज़ा मिला है आपको और मल्टीपल है, तो यहाँ पे 180 दिन तक आप रह सकते हो। मीन्स अगर मैं 7/8/2013 को वीज़ा मिला है, 7 तारीख 8वां महीना, 8वें महीने की 10 तारीख को यूके जाता हूँ और 5 दिन बाद वापस आ जाता हूँ। उसके बाद मैं नवंबर में भी जाता हूँ और 15 दिन बाद वापस आ जाता हूँ, तो कोई इशू नहीं होगा। मैं जब भी जाऊँगा मैं वहाँ 180 दिन तक रह सकता हूँ। कभी मैं 5 दिन के लिए रह गया, कभी 10 दिन के लिए रह गया, कभी मैं 1 महीने के लिए वहाँ रह गया, तो आप कितने भी दिन रह सकते हो 180 दिन तक। बट एक बार में आप 180 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो इस वीज़ा के अकॉर्डिंगली, जैसे ये करीब 6 महीने का वीज़ा है, तो अगर आप एक बार 7 तारीख को वहाँ जाते हो या 10 तारीख को जाते हो, तो आप 180 दिन लगातार भी रह सकते हो। और लेकिन फिर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे 180 दिन होंगे तो ये फरवरी का मंथ आ जाएगा, तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो दोबारा नहीं आप जा पाओगे। लेकिन आपके पास मल्टीपल वीज़ा है, तो आप जितनी बार मर्जी जा सकते थे। शर्त ये है कि ये डेट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मतलब जब भी आपने जाना है इंडिया से, इस डेट से पहले जाना है। अब दूसरी बात आ जाती है कि ये 7/2/2014 तक वैलिड है। अगर मैं 1/2/2014 तक जाता हूँ, तब भी मैं 180 दिन रह सकता हूँ, क्योंकि जाने की ये डेट जाने की है मेरी, तो इससे पहले मैं जा रहा हूँ, आने की डेट नहीं है ये। 180 दिन बाद मैं वापस आ सकता हूँ, मतलब मैं जून 2014 में वापस आ सकता हूँ अगर 180 दिन रहूँ। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर मैं फरवरी में जा रहा हूँ, 7 फरवरी से पहले जा रहा हूँ, 7 फरवरी से पहले वहाँ लैंड कर गया, वहाँ पहुँच गया यूके में, तो मैं 180 दिन, मतलब करीब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 1 फरवरी को जा रहा हूँ तो मैं 1 जून तक वहाँ पे रह सकता हूँ। ये सारे वीज़ाज ऐसे ही काम करते हैं, अलग अलग कंट्री का अलग अलग तरीके का वीज़ा मिलता है। एक मैं किसी को मिलने जा रहा हूँ, मेरा कोई फ्रेंड, रिलेटिव, रिश्तेदार, भाई बहन वहाँ रहता है, उसको मिलने जा रहा हूँ, तो विजिटर वीज़ा हो गया वो। अगर मैं घूमने जा रहा हूँ वहाँ पे, मान लो मैंने यूके गया, लंदन घूमने जाना है मुझे वहाँ पे लंदन ब्रिज देखना है, मैडम तुसाड म्यूजियम देखना है, तो मैं घूमने के पर्पज़ से जा रहा हूँ, होटल में रहूँगा या किसी लॉज में, अकोमोडेशन में किसी में रहूँगा, तो वो टूरिस्ट वीज़ा हो जाता है। टूरिस्ट वीज़ा उसको बोलते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। तीसरा आ जाता है बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा मीन्स कोई कंपनी से मेरी बातचीत चल रही है, मुझे उनको मिलने जाना है, उनकी डीलिंग करने जाना, तो वो बिजनेस वीज़ा आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वीज़ास हैं, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, तो जो भी कैटेगरी का वीज़ा होगा उसके अंदर आप अप्लाई करोगे और आपको वो वीज़ा मिल जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ वीज़ा की कैटेगरी, आप जो भी अप्लाई करोगे वो मिल जाएगा। अब हमने बात की है, ये स्टिकर वीज़ा है। स्टिकर वीज़ा के बाद आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, जो कि आपको ईमेल पे आता है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक पीडीएफ फाइल है जो मैं यहाँ ओपन कर रखी है, तो ये मुझे ईमेल पे आया है वीज़ा। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कुछ इस तरह का दिखता है, ये पीडीएफ फाइल है जो ईमेल के थ्रू हमारे पास आई है। ये वीज़ा अप्लाई करते हैं हम या तो एम्बेसी में, या उनके कोई सेंटर बना रखा है उसमें, या फिर ऑनलाइन एम्बेसी की वेबसाइट पे अप्लाई होता है। डिफरेंट एम्बेसीज, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट प्रोसीजर। अब इस वीज़ा में आप देखोगे कि सारी डिटेल वैसी ही हैं, बट ये एक पीडीएफ फाइल में मिला हुआ, तो ये आपके पासपोर्ट के अंदर नहीं प्रिंट होता या पासपोर्ट के अंदर स्टिकर नहीं होता।
इसमें डिटेल वैसे दी गई है जैसे हम बात करें ये न्यूजीलैंड का वीज़ा है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है द स्टार्ट ऑफ योर वीज़ा इज़ 20 फरवरी 2020 और नंबर ऑफ टाइम यू में इंटर मल्टीपल, अगेन वही चीज़ लिखी हुई है। लास्ट डेट टू ट्रैवल 20 जून तक ये ट्रैवल हो सकता है। तो मतलब इसमें भी वही चीज़ है कि आप जितनी बार भी जाते हो, ये मल्टीपल वीज़ा है, तो 20 जून 2020 से पहले आप जितनी बार भी जाओगे आप 1 महीना वहाँ रह सकते हो और जितनी बार मर्जी रह सकते हो, लेकिन आप लास्ट 20 जून से पहले जा सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं 19 जून को गया तो 19 जुलाई तक मैं रह सकता हूँ। अगर 20 फरवरी और 20 जून के बीच में कभी भी गया तो मैं 1 महीने के लिए रह सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 21 फरवरी को जाता हूँ तो मैं 21 मार्च तक रह सकता हूँ। फिर मैं आता हूँ 25 मार्च को जाता हूँ तो 25 अप्रैल तक रह सकता हूँ, या मेरी मर्जी है, मैं 1 महीना या उससे कम कितने भी दिन रह सकता हूँ। ये अगली कैटेगरी ऑफ वीज़ा है, इसको बोलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। यहाँ आप देखोगे लिखा भी हुआ है वीज़ा ऑन अराइवल। तो वीज़ा ऑन अराइवल आप देख रहे हो, ये पासपोर्ट के पेज के ऊपर एक स्टैंप्स लगी हुई हैं। तो ये है तो वीज़ा जैसे बाकी वीज़ास होते हैं, बट जैसे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा और स्टिकर वीज़ा हमने बात की थी, ये इंडिया में ही आपको मिल जाते हैं और आपके इंडिया में फ्लाइट चढ़ने से पहले या इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही आपके हाथ में होते हैं। लेकिन जो वीज़ा ऑन अराइवल है, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जब आप अराइव करते हो किसी कंट्री में, ये तब मिलता है आपको। मतलब मुझे यहाँ पे मेरे पासपोर्ट पे कोई वीज़ा नहीं लगा, मैंने टिकट लिया और मैं चला गया, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे वीज़ा मिला। ये वीज़ा कुछ कंट्रीज़ देती हैं हमें, सारी कंट्रीज़ नहीं। जैसे ये सामने जो अभी हम देख रहे हैं, ये थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल है। तो थाईलैंड इंडिया के पासपोर्ट को वीज़ा ऑन अराइवल देता है। इसमें कंडीशन आप देखोगे सेम वैसी ही कंडीशन लिखी है, वीज़ा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी उन्होंने कुछ TR शायद ट्रैवलर के नाम से है, और ये लिखा हुआ है ये फरवरी समथिंग कुछ डेट है 20-22 फरवरी 2018 को ये आप वहाँ पहुँचे थे। गुड फॉर सिंगल एंट्री, मतलब सिंगल एंट्री के लिए ही वैलिड है ये, टू थाईलैंड इमिग्रेशन ऑफिसर। आप एक बार ही रह सकते हो, मतलब ये आपको एक बार एंट्री मिल गई तो बाहर आओगे थाईलैंड से तो ये वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ इन्होंने नीचे कंडीशन दे रखी है कि आप जिस तारीख को एंटर हुए तो फरवरी की, लेट से यहाँ डेट अगर हम बात करें 1 फरवरी को एंटर हुए, तो यहाँ इन्होंने नीचे डेट दे रखी है कि इतनी मार्च तक ही आप रह सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, वीज़ा आपको मिल गया, यहाँ पे ये डेट आपकी एंट्री की हो गई, ये वही डेट होगी जिस दिन आपको वीज़ा मिला, और आगे इन्होंने मार्च की कोई डेट डाल दी जब आपको वहाँ से बाहर आना है उस डेट तक। अब ये वीज़ा, इसको हम वीज़ा नहीं बोलेंगे, इसको एंट्री परमिट बोलेंगे। ये भी एक तरह से वीज़ा ही है। ये कुछ कंट्रीज़ में मिलता है, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ये मकाओ का हमने दिखाया हुआ है। तो जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको ये ऐसा एक स्टिकर छोटा सा आपके पासपोर्ट पे वो लगा देते हैं, जिसको एंट्री परमिट बोलते हैं। तो ये स्टिकर में भी आपकी सेम डिटेल होती है। ये एयरपोर्ट पे जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हो आपको आपके पासपोर्ट पे लगा दिया जाता है। तो इसमें देखो आपका पासपोर्ट नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ एंट्री दी है, साथ में इन्होंने डेट ऑफ एग्जिट दे दिया। तो ये सिंगल एंट्री ही है वीज़ा, और आपका सिर्फ एंट्री परमिट है, इसमें मल्टीपल नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये एंट्री परमिट है। तो आपको बता दिया गया कि आप इस डेट पे आए हो और जिस भी डेट पे आप वहाँ लैंड हुए और इस डेट तक रह सकते हो, इससे पहले पहले आपको वहाँ से वापस आना है। तो ये कुछ कैटेगरीज हो गई हमारे वीज़ास की। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जब आपका ये वीज़ा आपके पासपोर्ट के अंदर लग गया है तो आपको ध्यान रखना है कि ये पहली चीज़ तो सेफ रहे। सेफ मीन्स इसको, इसके ऊपर कोई आपने पेन पेंसिल ना लगे इसके ऊपर, ये गीला ना हो, ख़राब ना हो, क्योंकि ये पेपर ही है, ख़राब हो सकता है। देन जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हो तो वो इसको चेक करते हैं, इसकी सारी डिटेल, एयरलाइन वाला भी और दिल्ली में जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो भी चेक करता है, और वो उसके पास राइट है कि वीज़ा का बिल्कुल जेन्युइन है, वीज़ा बिल्कुल सही है। लेकिन इमिग्रेशन वाला आपसे 4 क्वेश्चन करता है कि आपकी
क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपके साथ कौन कौन है, आपके पास क्या कुछ पैसे हैं वहाँ घूमने करने के लिए, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो आपको उस इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को डाउट होता है, शक होता है कि आप जेन्युइन ट्रैवलर नहीं हो, तो वो आपकी एग्ज़िट रोक सकता है इंडिया से। वो आपको रोक सकता है, वो आपको कह सकता है कि आप नहीं जा सकते इस वीज़ा पे, या फिर आपको कुछ एडिशनल पेपर या एडिशनल डिमांड कर सकता है कि आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करो, उसके बाद आप इंडिया से बाहर जा सकते हो। सपोज आप यहाँ इंडिया से बाहर चले गए, इमिग्रेशन वाले ने आपको ओके कर दिया, गो हेड कर दिया कि आप जा सकते हो। फिर आप फ्लाइट में बैठ गए। फ्लाइट में बैठने के बाद आप यूके जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लंदन जा रहे हो, लंदन में आपकी फ़्लाइट लैंड होती है, और वहाँ जाने के बाद अगेन इमिग्रेशन आपका वीज़ा चेक करता है, आपका पासपोर्ट चेक करता है, और वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन करता है। आप यहाँ क्यों आए हो, क्या काम, सॉरी, आप यहाँ क्यों आए हो, किससे मिलना है, कितने दिन रहोगे, कहाँ रहोगे, समथिंग जो भी उनको लगता है आपका चेकिंग करने के लिए, वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर उनको डाउट हो तो वो आपको सेपरेट एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ आवर्स भी लग सकते हैं आपकी पूरी स्कैनिंग करने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेकिंग करने के लिए, आपके सामान की चेकिंग करने के लिए, या आपका डाटा चेक करने के लिए जो उनके रिकॉर्ड में है। तो कई बार वो चीज़ें, ये बहुत रेयर होता है, आप ये मान के चलो कि 1000 में से किसी एक के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे और उन्होंने आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे, तो आपको उनके सही से जवाब देने हैं, और उसके बाद वो आपको एंट्री करने दे सकता है। तीसरा सिनेरियो है कि अगर वो आपके क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं है और आपकी पूरी स्कैनिंग से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आपको वहीं से उसी एयरपोर्ट से वापस इंडिया भेज सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका वीज़ा लगा हुआ है, वैलिड है, आपको वीज़ा मिला था, तो वो आपको रोक नहीं सकता या आपको एंट्री आपकी रोक नहीं सकता यूके के अंदर। नहीं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके पास पूरी पावर्स हैं कि चाहे आपका वीज़ा लगा है, वो फिर भी आपको अपने अथॉरिटी के साथ वापस कर सकता है, अगर उसको लगे कि आप एक जेन्युइन विजिटर नहीं हो। तो आपको मैं दोबारा यही चीज़ बोल रहा हूँ, जब आप वहाँ पहुँचो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में देनी है कि वो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसका बड़े कामली, आराम से, जो ट्रुथ है उसमें आपको जवाब देना है, क्योंकि वो लोग बहुत ही हाईली ट्रेंड होते हैं। अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश करते हो या अपने क्वेश्चन से डाइवर्ट होते हो, तो वो समझ जाते हैं और इसकी वजह से आपकी एंट्री रुक सकती है। तो आपको, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी कंट्री में, नॉट ओनली यूके या थाईलैंड, कोई भी कंट्री हो सकती है, उनके पास राइट है आपको वापस भेजने का, और ये करीब 1000-2000 लोगों में किसी एक के साथ